Hi everyone, myself कुमार माधव, आई एम ए प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र। तो आज इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ रिलेटेड टू नीट पीजी काउंसलिंग। तो अभी जैसे कि नीट पीजी काउंसलिंग बहुत नज़दीक आ गई है, रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो उसको लेकर के कैंडिडेट्स में एक्सेसिव स्ट्रेस आ गया, तो वो ऑब्वियसली है, वो आना ज़रूरी भी है, बट इसको कैसे दूर किया जाए और इस पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेट्स की बात करते हैं। तो नीट पीजी की जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट 23 सितंबर है। तो इस बीच में जो भी नीट ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं 15 से 23 सितंबर तक रजिस्टर कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 20 सितंबर से 25 सितंबर है। तो अभी हमारे पास सीट मैट्रिक्स आनी बाकी है, और जैसा कि लास्ट नोटिस में हम लोगों ने देखा था कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आइदर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको अगर सीट इंक्रीमेंट चाहिए या फिर न्यूली एडेड सीट चाहिए तो उनको एनएमसी को 15 सितंबर या उससे पहले लेटर ऑफ परमिशन भेजनी पड़ेगी। तो उसके बाद एनएमसी अप्रूवल देगी और वो सीट को ऐड कर सकते हैं। इससे ये ऑब्वियसली मालूम चल रहा है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो 15 के बाद ही आएगी। अगर हम लोग लास्ट फ्यू इयर्स का देखें तो सीट मैट्रिक्स चॉइस फिलिंग की डेट या उससे एक दिन पहले अपडेट की जाती है या अपलोड की जाती है एमसीसी की साइट पे। तो इस साल सीट इंक्रीमेंट हो रही है, और अभी करेंट डेटा, अगर आज का करेंट डेटा देखें तो टोटल सीट जो इंक्रीमेंट हुई है वो लगभग 1180 के अराउंड है। तो जिसमें 486 के अराउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट्स हैं और प्राइवेट में 690 प्लस सीट्स हैं। और नीट की जो रिजल्ट की डेट है वो 28 सितंबर है, और रिपोर्टिंग की जो टाइम है वो 29 से स्टार्ट होगी और वो टिल 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मे भी कुछ 1 डे 2 डे एक्सटेंड भी हो सकती है रिपोर्टिंग की डेट या चॉइस फिलिंग की डेट, बट उस पर नहीं जाते हम लोग। अभी प्रैक्टिकली जो डेट है हमारे सामने, जो ऑफिशियली डेट है, सिर्फ उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट्स। अब हम लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि ये नीट पीजी काउंसलिंग को कैसे टैकल करना है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है और कौन से अननेसेसरी जो बातें हैं उनको अवॉइड करके चलना है। तो अभी देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के, या फिर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, या फिर कुछ XYZ बहुत सारे बातें आ रही हैं, जैसे सीट कितनी पर डे इंक्रीमेंट हो रही है। तो सीट इंक्रीमेंट या फिर इन सब सोशल मीडिया की बातों को थोड़ा सा अवॉइड करके चले। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगी, काउंसलिंग की डेट नज़दीक आएगी, वैसे वैसे कैंडिडेट्स में एक्सेसिव स्ट्रेस आएगी। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोशिश करें मेडिटेशन करने का, या फिर फोकस करें एक पर्टिकुलर काउंसलिंग पे। इधर उधर की बातें ज़्यादा ध्यान में ना रखें और काउंसलिंग पे फोकस करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये काउंसलिंग की स्ट्रेटजी में किन किन बातों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले काउंसलिंग की स्ट्रेटजी बनाएं। तो काउंसलिंग की स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको फिक्स करें कि मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए। और उसके बाद आप किन किन काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, उनको लगता होगा कि उनके स्टेट में भी उनको सीट मिल सकती है, ऑल इंडिया में सीट मिल सकती है। कुछ कैंडिडेट की रैंक थोड़ी बीच की रहेगी, उनको ऑल इंडिया गवर्नमेंट डीएनबी या स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे, वो प्राइवेट कॉलेजेस भी फिल करना चाहते हैं। तो इन सब की स्ट्रेटजी बनाए। कुछ ओपन स्टेट है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएं, आप उनको रेडी करके रखें अपने साथ। कुछ काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन के समय में, जैसे स्टेट मैक्सिमम स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के समय में आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ या इमेज फॉर्म में अपलोड करनी होती है, तो आप उनको रेडी रखें अपने पास। जिन भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाए। इस साल की अगर अपलोड नहीं हुई है तो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाए, उनके रूल्स पढ़े, उनकी प्रोसेस पढ़े। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो आपको फिल करने हैं काउंसलिंग में, उनकी एक लिस्ट बनाएं। इसके साथ साथ जिन कॉलेजेस को भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं उनकी फ़ीस देखें, उनके बॉन्ड देखें, कॉलेज की लोकेशन देखें। बहुत सारे काउंसलिंग में आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी होती है, तो उनके बारे में आप देखें कितनी पे करनी होती है, वो कैसे पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑप्ट करेंगे तो आपको 2,05,000, जिसमें 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है, तो वो आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। अगर आपकी
पर डे बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख से कम है, मैक्सिमम जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनके 2 लाख से कम होते हैं, तो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने से पहले बैंक में बात करके वो लिमिट को 2,05,000 या 2,05,000 से ऊपर 2,10,000 तक करके रखनी होगी। कुछ काउंसलिंग है जहाँ पे आपको डीडी देनी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे यूपी डीजीएमई के नाम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय में आपको डिमांड ड्राफ्ट 2 लाख की पे करनी होती है। और कुछ काउंसलिंग है जहाँ पे जैसे कि आपको हरियाणा हो गई, उत्तराखंड हो गई, इन सब जगहों में भी आपको 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है। तो ये सब बातों को भी आप एक लिस्ट बनाए, जहाँ जहाँ ऑप्ट करना चाहते हैं काउंसलिंग, उन सब काउंसलिंग में क्या सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है, क्या प्रोसीजर है, इन सब का एक लिस्ट बना के रेडी रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डोंट बी ब्लैंक एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। अगर आप पहले से ही आपने स्ट्रेटजी बना रखी है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। आप जिन जिन काउंसलिंग में भी फोकस कर रहे हैं या फिर आपने वहाँ पे अप्लाई करने का मन बनाया, तो आप उनकी जो डेडलाइंस है, जो काउंसलिंग की या रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की जो डेडलाइंस है, उनको भी नोट करके रखें, उनको भी फॉलो करते रहें। इस साल एमडी, एमएस, डीएनबी, डिप्लोमा, इन सब में सीट इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है और 15 सितंबर तक और भी सीट ऐड होने वाली है। सो नो डाउट सीट इंक्रीमेंट हुई है, बट कंपटीशन इस साल भी हाई रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो कैंडिडेट अपीयर्ड है वो थोड़ी ज़्यादा है। इस साल की जो काउंसलिंग की जो शिफ्टिंग होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ टॉप कॉलेजेस और हायर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी। राउंड 1 और राउंड 2 में मॉपअप ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के जैसे ही क्लोज होगी। बट डीएनबी में हम लोग कुछ पॉजिटिव शिफ्टिंग का होप कर रहे हैं, क्योंकि डीएनबी में भी अच्छी खासी सीट इंक्रीमेंट हुई है। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर टॉप डीएनबी इंस्टीट्यूट पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी ये एनएमसी बिल की। तो ये एनएमसी बिल अगर आती भी है, अभी उस पर 100% श्योरिटी नहीं आई है। कुछ स्टेट्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नोटिस डाल दिया, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो इस पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो कैंडिडेट टॉप रैंकर है उन्हें क्या करना चाहिए, जो मिड रैंकर है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लास्ट रैंकर है उन्हें क्या करना चाहिए। जो भी टॉप रैंकर कैंडिडेट है, जिनको लगता है लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंगली कि उनको जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो मिल सकती है, तो आप एक कुछ इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट करें और उनका ऑर्डर पहले से अरेंज करके रखें। जो सब्जेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट करना है वो सबको भी आप रेडी रखें। और जो मिड रैंकर है, जिन्हें लोअर क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए, जैसे एनेस्थेसिया, ईएनटी, साइकेट्री, मिस 10 से 20 हज़ार के बीच के कैंडिडेट, तो वो भी कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट को शॉर्ट लिस्ट करके रखे, कोशिश करें वहाँ के रेसिडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का, और आप एक लिस्ट को रेडी रखें एक प्रॉपर ऑर्डर में। और जो भी कैंडिडेट 20,000 के बाद वाले रैंकर है, वो कुछ बैकअप बना के रखे। अगर उनको टॉप क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए, उनको उनके स्टेट में नहीं मिल रही है सीट, तो वो क्या करे, कुछ ओपन स्टेट्स है उनका लिस्ट बनाए, उनमें कैसे काउंसलिंग अटेंड करना है, कितनी फ़ीस है, क्या सिक्योरिटी अमाउंट है या नहीं है, ऑफलाइन काउंसलिंग है या ऑनलाइन काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा या ऑनलाइन होगी। ये सारे स्ट्रेटजीज प्लान बना के आप रेडी रखें। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट ये क्या होती है? तो ओपन स्टेट वैसे स्टेट्स को बोली जाती है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट के लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को भी अलाउ करते हैं, और क्लोज स्टेट वैसे स्टेट हैं जो कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ नहीं करते हैं। तो ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट मीन्स ये डिफरेंस हो गई। और ये हमेशा ध्यान दें कि ओपन स्टेट में सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस सीट के लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सीट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ आप अपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। कुछ ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे फीस काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट, और वहाँ के कॉलेजेस की भी क्वालिटी बहुत अच्छे हैं। जैसे कर्नाटक में जो लास्ट ईयर की फ़ीस थी वो 11.5 थी। आंध्र प्रदेश में 8.64 लाख फीस है। कोर्ट में केस चल रही है, बट फिर भी फीस इंक्रीमेंट होके मैक्स टू मैक्स तो 12-15 लाख तक जाएगी। महाराष्ट्र इट्स ए क्लोज स्टेट, लेकिन वहाँ की भी फीस 9-10 लाख के आसपास में आती है। पंजाब की फ़ीस कम है। इनके अलावा मैक्सिमम स्टेट्स के जो फीस है वो काफ़ी हाई हैं। और आप अगर एवरेज फीस देखेंगे और जो लास्ट रैंक या फिर हाई रैंक कैंडिडेट को भी अलॉट होती है, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। वहाँ पे जो फीस है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की वो 20 से 25 लाख है। वो एक ओपन स्टेट है
और वहाँ पे जिनके भी 40-50 हज़ार से ऊपर के भी रैंक वाले कैंडिडेट को टॉप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मिलती है। और कुछ स्टेट्स हैं जिनके फ़ीस काफ़ी हाई हैं, जैसे राजस्थान, वहाँ की एवरेज जो फ़ीस रहेगी वो 40-50 लाख के आसपास में रहती है। छत्तीसगढ़ की फ़ीस काफ़ी हाई है। तो इन सब स्टेट्स को ऑप्ट करने से पहले आप फीस पे ज़रूर ध्यान दें। फिर स्ट्रेटजीज की बात अब देखते हैं हम लोग किस किस स्टेट में अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है और उनके जो प्रोसेस हैं वो कैसे होते हैं। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रही है, जिसको बी कैटेगरी या मैनेजमेंट कोटा की एडमिशन बोली जाती है। उनकी लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो जिनको भी रजिस्टर करना था उन्होंने शायद पहले से कर रखा होगा। मध्य प्रदेश भी एक नाम का ओपन स्टेट है। वहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट को राउंड 2 से अलाउ तो करते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उनके स्टेट के कैंडिडेट को दी जाती है, या तो वहाँ की डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को या तो जिन्होंने वहाँ से यूजी किया। जैसे अभी हम लोग मध्य प्रदेश काउंसलिंग के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है जैसे कि आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे एक सीट बची हुई है, उसके लिए अगर 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल या फिर उन्होंने यूजी की है वहाँ से, और एक कैंडिडेट है जो दूसरे स्टेट के हैं और उन्होंने यूजी भी दूसरे स्टेट से की है। तो अगर सेम सीट के लिए 2 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के जो स्टेट कैंडिडेट है उनकी रैंक 20,000 है, दूसरी कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट के उनकी रैंक 10,000 है। तो इस बेस पे अगर हम लोग देखें तो मेरिट पे सीट जो दूसरे स्टेट के 10,000 को उनको मिलनी है। बट यहाँ पे मध्य प्रदेश क्या करते हैं, उन्होंने रूल में इस साल ये क्लियर कर दिया है कि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले जो सीट अलॉटमेंट होगी वो लोकल कैंडिडेट को होगी। तो 20,000 रैंक वाले को वो सीट मिलेगी, दूसरे स्टेट के 10,000 रैंक वाले को वो सीट नहीं मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें। और मध्य प्रदेश में राउंड 1 से अगर राउंड 2 में आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे राउंड 1 में ही आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मॉपअप में अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 में देयर इज़ नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं राउंड 1 में मध्य प्रदेश के दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि सीट बहुत कम आएगी आपके लिए, तो अप्लाई करना वो वर्थ नहीं रहेगा। इसके अलावा राजस्थान ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है 19 से स्टार्ट करनी है। तो आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले आप फ़ीस को ध्यान में रखें कि वहाँ की जो मैनेजमेंट की फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की वो काफ़ी हाई है, जो 50 लाख या उसके आसपास में रहती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस साल की फ़ीस अपडेट आनी बाकी है। तो राजस्थान स्टेट भी राउंड 1 में लोकल कैंडिडेट को सिर्फ अलाउ करते हैं, राउंड 2 से दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। तो इनके अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनकी क्या क्या रूल होती है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जो ओपन स्टेट है उनसे। ओपन स्टेट जैसे कर्नाटका, तो कर्नाटका में क्या है, कैंडिडेट दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए, अदर्स कोटा या एनआरआई सीट्स के लिए, जिनमें कि लास्ट ईयर की फ़ीस 11.5 थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो ऑफलाइन होती है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए समय में कर्नाटक आके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होगी। कर्नाटक में कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी है और आपको आगे की प्रोसेस करनी है। लेकिन आप राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले पार्टिसिपेट करने से पहले आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो KEA ऑफिस में बैंगलोर में सबमिट करनी होगी। देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन कर्नाटका काउंसलिंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अपने स्टेट में ट्राई कर रहे होंगे या दूसरे स्टेट में ट्राई कर रहे होंगे, तो उनको उस समय में कर्नाटका में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा अगर पैरेलली वो कर्नाटका में काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको लग रही है कर्नाटक में आपको राउंड 2 में सीट मिलेगी, आप अगर श्योर हैं तभी आके डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वरना आप दूसरे स्टेट में ट्राई करें। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, वो भी ओपन स्टेट है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। जो तमिलनाडु में जिन्होंने अप्लाई किया, इस साल तमिलनाडु ने भी सिक्योरिटी अमाउंट की डिमांड की है। तमिलनाडु के अलावा आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है। आंध्रा की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रही है, बट तेलंगाना की मैनेजमेंट कोटा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी जो फीस है वो 24 लाख अराउंड है। इसके अलावा नेक्स्ट ओपन स्टेट देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी सिक्योरिटी अमाउंट लगती है, वहाँ पे राउंड 1 से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हरियाणा में भी 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट होती है। इसके अलावा बिहार में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, बट उनकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। और राउंड 1 में सिर्फ लोकल कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। राउंड 2 मॉपअप में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट ऑफलाइन जाके
पटना जाके सीट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आपको DGME लखनऊ जाना होगा, या फिर आप जो भी सेंटर चूज़ करते हैं उनके दिए गए सेंटर में वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के फिर ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट लगती है। उत्तर प्रदेश की लास्ट ईयर की जो फीस थी वो 20-25 लाख के आसपास में नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की थी, और माइनॉरिटी कॉलेज की 30-35 से 40 लाख के बीच में थी। छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट छत्तीसगढ़ में अप्लाई करने से पहले आप वहाँ की फ़ीस पे ज़रूर ध्यान दें, वो 30 लाख या उससे ऊपर की फ़ीस है। कुछ क्लोज स्टेट है जहाँ पे वहाँ के डोमिसाइल या जिन्होंने वहाँ से UG किया वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला एक्सेट्रा। अभी जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगी वैसे वैसे कैंडिडेट में स्ट्रेस आएगी, तो वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोशिश करें कि अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान ना दें। जैसे कि NMC बिल, अभी हम लोगों ने एक रिसेंट अपडेट देखा कि मध्य प्रदेश में NMC बिल इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। मतलब मध्य प्रदेश के जो स्टेट कॉलेजेस है वहाँ पे 15% NRI सीट को छोड़ के रिमेनिंग जो सीट बचती है 85%, उसकी हाफ सीट मीन्स 42.5% सीट्स में गवर्नमेंट फीस पे सीट दी जाएगी। तो अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सीट लेते हैं जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल वाले होंगे, या फिर वो प्राइवेट कॉलेज में NMC बिल वाले इम्प्लीमेंटेशन वाले सीट लेते हैं, तो उनको 1 साल की सर्विस, रूरल सर्विस कंपलसरी है। और अगर आप वो 1 साल की रूरल सर्विस नहीं कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट 10 लाख है। और अगर आप सीट लीविंग पेनल्टी देखेंगे, सीट लीविंग पेनल्टी 30 लाख की है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोग फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टाइपेंड पे ज़रूर ध्यान दें। कुछ स्टेट्स है जहाँ पे स्टाइपेंड काफ़ी कम पे की जाती है या फिर ना भी पे की जाती है, जैसे कि कर्नाटका के 50% से 60% कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टाइपेंड ठीक ठाक पे की जाती है, 40,000 50,000 के आसपास में पर मंथ। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो बचते हैं 40% के 50% आसपास कॉलेजेस, वहाँ पे स्टाइपेंड या तो पे नहीं की जाती है या फिर काफ़ी कम पे की जाती है, जो कि 10 से 15 हज़ार पर मंथ है। तो आप कभी भी कर्नाटका के स्टेट कॉलेजेस को ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के लगभग 70% कॉलेजेस हैं जो कि स्टाइपेंड पे करते हैं। वो 20,000 25,000 से लेके वो 30,000 35,000 तक स्टाइपेंड पे करते हैं। और कुछ कॉलेजेस हैं जो कि स्टाइपेंड पे नहीं करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं। राजस्थान के कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टाइपेंड पे नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि स्टाइपेंड काफ़ी कम पे करते हैं। बट आप अगर स्टाइपेंड अच्छा देखेंगे तो दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गई या फिर आपको बिहार हो गई, बिहार में 44,000 स्टाइपेंड है। और महाराष्ट्र हो गई, वहाँ पे भी स्टाइपेंड दी जाती है। गुजरात वगैरह हर जगह स्टाइपेंड दी जाती है। बट कुछ कॉलेजेस हैं तमिलनाडु में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे स्टाइपेंड काफ़ी कम है और फीस काफ़ी हाई है। तो स्टाइपेंड भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है, ताकि आपका जो मंथली बेसिक लाइक खर्च है वो भी पूरा हो सके। और इस एज में यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स कि हाँ हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रही है और जो मंथली खर्च है वो वापस से मैं घर से ले रहा हूँ। इसके अलावा स्टाइपेंड के अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे बॉन्ड एप्लीकेबल होती है, तो इन सब पे भी ध्यान दें। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, उन सब पे भी ध्यान दें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान दें। अभी ये समय में ऑब्वियसली कैंडिडेट या स्टूडेंट जो भी हैं उनको काफ़ी प्रेशर होगा, काफ़ी स्ट्रेस में होंगे। तो इन सब को साइड में रखते हुए आप फोकस करें काउंसलिंग और कॉलेजेस पे कि आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि अभी सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि हाँ मुझे लास्ट ईयर के अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली ये कॉलेज मिलनी चाहिए, ये सब्जेक्ट मिलनी चाहिए, तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ। नहीं, जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आपकी जो भी आपकी चॉइस सब्जेक्ट की चॉइस की ऑर्डर है उसके बेस पे करें। मिलना ना मिलना वो आपके रैंक के बेस पे डिपेंड करता है। मैं वीडियो के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने जाऊँ स्टेट वाइज स्टेट, कॉलेज वाइज कॉलेज, तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और आगे मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करना चाहता हूँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी से कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और भी आगे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।